आ गया। देन शॉर्टनिंग, जहां पे फाइब्रोसिस होगा डेफिनेटली वहीं पे हमारे को क्या मिलेगा, शॉर्टनिंग। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट, तो वहां पे क्या होगा, फाइब्रोसिस है, बट कॉज अलग अलग हो जाता है। क्रोन्स में ड्यू टू फाइब्रोसिस, शॉर्टनिंग ऑफ द बowel ड्यू टू द fibrosis, but in a case of the ulcerative colitis, shortening of the bowel due to the contraction of the muscularis layer। कुछ नेम फीचर्स होते हैं जो पर्टिकुलरली कोन्स में देखने को मिलते हैं, कुछ नेम फीचर्स होते हैं जो हमारे को अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलते हैं, और बाय नेम हमारे को कई बार कंफ्यूजन होता है। तो हमारे को ये जो लाइन है हमेशा पता होनी ही चाहिए, और वो लाइन में क्या है, हॉर्स पाइप एपिरियंस सीन इन दी क्रोन्स डिजीज, कोवल स्टोन एपिरियंस सीन इन दी क्रोन्स डिजीज। अगर इसी तरीके से बात करें, garden hose appearance and pseudo polyp seen in the ulcerative colitis। ओके, अब बात करते हैं हमारे फीचर्स की, जो कि हमारे हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स लाइक दी डेप्थ ऑफ द इन्फ्लेमेशन। डेप्थ ऑफ द इन्फ्लेमेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रांसम्यूरल, और यहाँ पे ओनली एंड ओनली म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट। टाइप ऑफ द इन्फ्लेमेशन नॉन केशिएटिंग ग्रेन्युलोमास, बट यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को अल्सरेटिव कोलाइटिस में, क्रिप्ट सेप्सिस सीन इन दी। ये क्वेश्चन बना था हमारा यूपीएससी के अंदर, नीट पीजी के अंदर, क्रिप्ट सेप्सिस सीन इन दी। तो आंसर इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। ओके, म्यूकोसा। म्यूकोसा पैची अल्सरेशन, एज यू नो, इसके एरियाज में देखने को मिलता है, सेगमेंटल पोर्शंस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पैची अल्सरेशंस ऑफ द म्यूकोसा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हेमरेजिक म्यूकोसा देखने को मिलेगा। ओके, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस यू नो क्रोस डिजीज में देखने को मिलती है। फिस्चुला। फिस्चुला, जहाँ पे फाइब्रोसिस है वहीं पे फिस्चुलास देखने को मिलेंगे, क्योंकि डीप फिशर्ड है यहाँ पे। ठीक है, फिस्चुला है जहाँ पे फाइब्रोसिस है वहां पे फिस्चुला देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बनता है मेलिग्नेंसी से, मोस्ट मेलिग्नेंट कौन से रहता है, जहां पे स्यूडोपॉलिप बने थे, और स्यूडोपॉलिप किस में बने थे, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या मिलेगा हमारे को, मेलिग्नेंसी देखने को मिलेगी। ओके, स्ट्रिक्चर्स, जहां पे फाइब्रोसिस एंड फिस्चुलास है वहीं पे क्या देखने को मिलेगा हमारे को, स्ट्रिक्चर्स देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन बनता है टॉक्सिक मेगाकोलन सीन इन, टॉक्सिक मेगाकोलन सीन इन दी, जहाँ पे मेलिग्नेंसीज है, और किसमें है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो इस चार्ट में ये जो दो चार्ट बताए, जहाँ पे मैक्रोस्कोपिकली एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर्स मैंने जहाँ पे बताए हैं, तो ये दोनों चार्ट ही डिसाइड करते हैं आपके आईबीडी के आंसर्स को। तो ये क्योंकि दोनों ही चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग रहती हैं, तो ये चार्ट आप रिवाइज करते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि हमारे को किसके अंदर म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट कैसा रहता है, टाइप ऑफ द इन्फ्लेमेशन कैसा है, डेप्थ ऑफ द इन्फ्लेमेशन कैसा है, टॉक्सिक मेगाकोलन किस में प्रेजेंट मिलता है, फाइब्रोसिस्टिक चेस्ट किस में देखने को मिलेगा। किसी भी तरीके से कैसा भी क्वेश्चन आए आपका आंसर गलत नहीं होगा, केवल ये दो चार्ट पता होने चाहिए। अब आते हैं सीरोलॉजिकल मार्कर्स फॉर दी आईबीडी। सीरोलॉजिकल मार्कर्स में कौन कौन से हैं, फर्स्ट है, अगर बात करें एंटी एंडोमाइसिल एंटीबॉडीज, जैसे कि मैंने बताया था स्पेसिफिक फॉर दी सीलियक डिजीज। इसी तरीके से अगर बात करें हमारे पेरीन्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज, पेरीन्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज ASCA present for and specific for Crohn's disease, but ANCA AN um, ANCA specific for the uh, ulcerative colitis। तो सिंपल फंडा है हमारा, एंटी सैक्रोमाइसिस सर्विसेज एंटीबॉडी ASCA Crohn's disease and ANCA ulcerative colitis। ओके, तो कुछ एंटीबॉडीज पता होनी चाहिए ही चाहिए। अब आता है इसका जस्ट अपोजिट,
वो होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में नाउ डेज कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है। अगर एज ए होम्योपैथिक अपन देखें तो वो सिंपली साइकोसोमेटिक डिजीज है, जहाँ पे कोई भी डिजीज नहीं मिलती है, और बाउल मूवमेंट्स चेंज है तो हम उसको आईबीएस लिख के और पेशेंट को हम मेडिसिन दे देते हैं। बट आईबीएस से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बनता है इसके डायग्नोसिस से। ओके, तो हमारे को आईबीएस अच्छे से पता होना ही चाहिए, जिसके अंदर क्वेश्चन बनता है हमारे रेड फ्लैग साइन क्या होता है, इसके डायग्नोसिस के लिए कौन सा क्राइटेरिया काम आता है। तो क्राइटेरिया का नाम है रोम 3 क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया है? ROM, रोम 3 क्राइटेरिया। ओके, रेड फ्लैग साइन क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले अपन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बेसिक फंडा अपने को पता है कि साइकोटिक डिजीज, सॉरी साइकिक कोई भी टेंशन एप्रीहेंशन कोई भी चीज हो, उसकी वजह से क्या डेवलप हो जाए, बाउल मूवमेंट चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या डेवलप होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डेवलप होगा। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो बाउल मूवमेंट चेंज हुए, तो वो चेंजेस में कुछ स्पेसिफिक चीज है जो आपके सामने 5 चीजें हैं। फर्स्ट, एबनॉर्मल स्टूल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट क्या है? एबनॉर्मल स्टूल फ्रीक्वेंसी। ओके, एबनॉर्मल किसको कहेंगे? एबनॉर्मल उसको कहेंगे जहां पे ग्रेटर देन 3 बाउल्स मूवमेंट पर वीक देखने को मिले। ग्रेटर देन 3 बाउल्स मूवमेंट एबनॉर्मल देखने को मिले पर वीक। ठीक है। सेकंड, एबनॉर्मल स्टूल फॉर्मेशन। स्टूल फॉर्मेशन कैसा भी हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लूज हो सकता है, वाटरी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। देन एबनॉर्मल स्टूल हैबिट। और हैबिट में आपको पता है कि अपन के पेशेंट को क्या पूछते हैं कि आप ज्यादा स्ट्रेन तो नहीं करते, अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल तो नहीं है, कहीं अर्जेंसी तो नहीं है। ठीक है। देन पासेज ऑफ द म्यूकस। हम पूछते हैं पेशेंट को कि क्या हाँ स्टूल में विद म्यूकस है या नहीं है। और फीलिंग ऑफ द एब्डोमिनल डिस्टेंशन और ब्लोटिंग प्रेजेंट है या नहीं है, ये करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द आईबीएस है। ओके। देन अब आती है बात जो कि मैं अभी आपको बोल रहा था, आईबीएस के अंदर जो क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन बनता है हमारे इसके रेड फ्लैग साइन से। रेड फ्लैग साइन का मतलब क्या होता है? रेड मीन्स जैसे कि कोई ट्रेन जा रही है और रेड फ्लैग लगा देते हैं, तो मतलब अब ट्रेन को आगे नहीं जाना है, वो ट्रेन वहीं पे रुकी रहती है। तो उसी तरीके से अगर ये सारे सिम्टम्स जो अभी आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, तो ये सारे सिम्टम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेड फ्लैग है। मतलब अगर ये सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली हमारा आईबीएस नहीं है पेशेंट को। अगर पेशेंट ने सारे सिम्टम ये दिए हैं, एबनॉर्मल स्टूल फ्रीक्वेंसी, एबनॉर्मल स्टूल फॉर्मेशन, एबनॉर्मल स्टूल हैबिट, पैसेज ऑफ द म्यूकस एंड ब्लोटिंग दिया है, बट उसके साथ में अगर किसी ने भी इनमें से कोई सिम्टम बोला है, फीवर, ब्लड इन स्टूल, नॉक्टर्नल पेन, एबनॉर्मल फिजिकल फाइंडिंग्स, कुछ भी हो सकती है एबनॉर्मल फिजिकल फाइंडिंग्स, ऑनसेट इन अ पेशेंट ग्रेटर देन 50 ईयर, और उस पेशेंट की एज, सारे सिम्टम दे रहा है ऊपर, पेशेंट की एज ग्रेटर देन 50 ईयर ऑफ एज है, वेट लॉस है, एनोरेक्सिया है, एनीमिया है, एबनॉर्मल ब्लड स्टडीज है, एबनॉर्मल ब्लड स्टडीज हैं, और फैमिली हिस्ट्री ऑफ द आईबीडी, इरिटेबल बाउल डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, सॉरी, और मेलिग्नेंसीज अगर प्रेजेंट है, तो ये रेड फ्लैग है। मींस कि उस पेशेंट को कितने भी प्रेजेंट हो सिम्टम हमारे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के, बट इनमें से अगर एक भी सिम्टम प्रेजेंट है, तो उस पेशेंट को क्या नहीं हो सकता है? उस पेशेंट को हमारा आईबीएस तो नहीं हो सकता है, उस पेशेंट को कुछ अदर ही डायग्नोसिस बनेगा। उसका क्या नहीं बन सकता है डायग्नोसिस? हमारा आईबीएस डायग्नोसिस नहीं बन सकता है। तो किसी भी पेशेंट को डायग्नोस्ड केस ऑफ आईबीएस लिखने से पहले इन चीजों से रूल आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो एमसीक्यू बनता है वो भी यही बनता है कि ऑल एक्सेप्ट रेड फ्लैग साइन आर फॉलोइंग, ऑल एक्सेप्ट। तो हमारे को ये सारे के सारे सिम्टम्स पता होने चाहिए। वापस से एक बार बोल देता हूँ, फीवर, ब्लड इन स्टूल, नॉक्टर्नल पेन, एबनॉर्मल फिजिकल फाइंडिंग, ऑनसेट इन अ पेशेंट विद द ग्रेटर देन, क्योंकि ये मेनली हमारे को यंग में देखने को मिलता है, फीमेल्स में देखने को मिलता है। ठीक है ना, फीमेल सेक्स ज्यादा वो रहती है एपिडेमियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर वाइज अगर देखा जाए तो। और
मेनली यंग्स में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे अगर एज पेशेंट की है ग्रेटर देन 50 तो हम उसको डायग्नोस नहीं लिख सकते आईबीएस के लिए। देन वेट लॉस, अगर इतना सारा चीजें हो रही है बट वो पेशेंट साथ में सिम्टम दे रहा है वेट लॉस एंड एनोरेक्सिया क्या, तो उसको आईबीएस नहीं लिख सकते। एनीमिया, ब्लड इन स्टूल, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द आईबीडी एंड मैलिग्नेंसीज, किसी तरीके का कोई क्वेश्चन कि रेड फ्लैग साइन कहीं से भी क्लियर नहीं हुआ हो, ऐसी कोई चीज। क्योंकि आईबीएस एक कितना सिंपल टॉपिक है कि क्या हाँ लगता है कि क्या हाँ इससे कहीं कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता है ये जो आपके सामने है रेड फ्लैग साइन ऑल एक्सेप्ट, तो हमारे को ये सारे सिम्टम्स पता होने ही चाहिए। अगर मैं किसी चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूँ इसका मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आईबीएस के अंदर पूछा जाता है मोस्ट कॉमन पैटर्न कौन सा देखने को मिलता है सिम्टम वाइज, ठीक है, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। तो वहां पे मोस्ट कॉमन पैटर्न ओनली कॉन्स्टिपेशन या ओनली डायरिया नहीं देखने को मिलेगा। वहां पे हमारे सिम्टम देखने को मिलता है वो रहता है मोस्ट कॉमन पैटर्न आईबीएस में कौन सा देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विद, constipation with diarrhea means constipation alternate with the diarrhea, constipation alternate with the diarrhea। then most common age group जैसे अभी मैंने बताया था यंग, एंड मोस्ट कॉमन जेंडर कौन से में मिलेगा, फीमेल। then anxiety and stress are the main cause, are the main cause or may be associated, ऑलवेज एसोसिएटेड, कुछ भी लिख दो बट ये हमेशा एंजाइटी एंड स्ट्रेस के साथ में एसोसिएट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि वो जो भी रेड फ्लैग साइन बताए थे ना इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड इन स्टूल, ये जो सेकंड पॉइंट है आपके सामने ब्लड इन स्टूल, तो ब्लड इन स्टूल ऑलवेज एंड ऑलवेज एब्सेंट। IBS characteristically associated with the absence of the blood in stool, ये लाइन लिखी जाती है, ठीक है। क्योंकि IBS क्या है, बिनाइन फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर है एक तरीके से, ओके। देन IBS कंप्लीट होने के बाद में हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा कोलोरेक्टल कार्सिनोमास। कोलोरेक्टल कार्सिनोमास के अंदर जो टॉपिक बनता है वो बनता है हमारा हेरिडिटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पॉलीपोसिस सिंड्रोम। और अगर इनको देखा जाए तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में है हमारा नॉन मैलिग्नेंट पॉलीपोस एंड सेकंड वन इज द मैलिग्नेंट पॉलिप्स। तो नॉन मैलिग्नेंट के अंदर कौन कौन से आते हैं, उसके अंदर आते हैं हमारा हिमाटोमेटस पॉलिप्स, जुवेनाइल पॉलिप्स, प्यूस जैकेट सिंड्रोम, हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स। ये सारे के सारे किस में आते हैं, नॉन मैलिग्नेंट पॉलिप। और बाय नेम पूछा जाता है ऑल आर दी नॉन मैलिग्नेंट पॉलिप्स एक्सेप्ट, तो हमारे को मैलिग्नेंट भी पता होने चाहिए कौन कौन से मैलिग्नेंट पॉलिप्स है। मैलिग्नेंट पॉलिप्स आर दी एडिनोमेटस पॉलिप्स, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस एंड तीन सिंड्रोम है, अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इन तीनों को, सॉरी। तो फर्स्ट वन इज द गार्डनर सिंड्रोम, सेकंड वन इज द टर्कोट सिंड्रोम, थर्ड वन इज द लिंच सिंड्रोम। तो इसी में आगे चलता हूं। तो इसमें जैसे मैंने बोला था कि मैं कंप्लीट करूंगा आपका गार्डनर को, तो हमारे को किस तरीके से डिफरेंशिएटली याद रखना है कि है ऑटोसोमल डोमिनेंट ही सब। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के साथ में अगर एडिनोमास इन लार्ज इंटेस्टाइन विद नो एसोसिएटेड लीजन shows the familial polyposis coli,
and adenomas seen in the large intestine with the osteomas, fibromas and lipomas known as a Gardner syndrome. तो by name पूछा जाता है Gardner syndrome is adenomas in large intestine with osteomas, fibromas and lipomas. और इसको क्वेश्चन को और घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था गार्डनर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, और यही तीन ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आंसर क्या जाना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव, ऑस्टियोमास, फाइब्रोमास एंड लाइपोमास, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। अगर एडिनोमास इन लार्ज इंटेस्टाइनल विद द ब्रेन ट्यूमर इज ए टर्कोट सिंड्रोम, तो इसको याद रखने का तरीका मेरा सिंपल है, और वो है टोपी। टोपी होती है, हम कहाँ पे पहनते हैं? हेड के ऊपर, तो वहां पे मिलेगा हमारे को ब्रेन ट्यूमर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्कोट, टोपी से। एंड गार्डनर, तो गार्डनिंग जो करते हैं, जो घास उगती है, तो जो ग्रास रहती है, तो वो पूरे के पूरे पोर्शंस में रहती है। तो यहाँ पे ऑस्टियोमास, तो बोन कौन से पार्ट में नहीं है? हेड टू टो बोन ही बोन है। तो इसी तरीके से गार्डनर में ग्रीनरी पूरे गार्डन में रहती है, उसी तरीके से ऑस्टियोमास, फाइब्रोमास एंड लाइपोमास, जहां पे भी फैटी पार्ट रहते हैं वहां पे लाइपोमास बन जाते हैं। तो इसीलिए उनको हम उस ट्रिक से याद रख सकते हैं। गार्डनिंग जो की जाती है घास पूरे में होती है, उसी तरीके से ऑस्टियोमास एंड फाइब्रोमास एंड लाइपोमास एसोसिएटेड विद द गार्डनर सिंड्रोम। एंड टर्कोट मींस द टोपी, टोपी पहनते हैं हमारे हेड पे, और हेड में रहता है हमारा ब्रेन, तो ब्रेन ट्यूमर के साथ में एसोसिएट रहता है हमारा टर्कोट सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे दो सिंड्रोम है आपके पास में, और वो दोनों ही सिंड्रोम को अच्छे से याद रखना जरूरी है। फर्स्ट है प्यूस जैगर सिंड्रोम एंड सेकंड वन इज दी जुवेनाइल पॉलीपोसिस। अब प्यूस जैगर सिंड्रोम की अगर बात करें तो वहां पे क्या क्लू देंगे कि क्या डायग्नोस्ड केस ऑफ दी प्यूस जैगर सिंड्रोम बनेगा? तो यहाँ पे क्लू मिलता है हमारे को, हेमाटोमेटस पॉलिप्स throughout GIT associated with the mucocutaneous pigmentation and tumor of the pancreas, ovary, breast, lung and uterus। तो ये हमारे को याद ही रखना पड़ेगा, ट्यूमर ऑफ द पेनक्रियास, ओवरी, ब्रेस्ट, लंग्स एंड यूट्रस। क्वेश्चन कौन सा बनता है? जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट लाइन क्या पढ़ी थी, हेमाटोमेटस पॉलिप्स थ्रू आउट द जीआईटी, बट थ्रू आउट द जीआईटी में भी मोस्ट कॉमनली सीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन स्टमक। तो मोस्ट कॉमनली सीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यही डिफरेंशिएट करता है हमारा फ्यूज जैकर को जुवेनाइल पॉलीपोसिस से। तो जुवेनाइल में बात आएगी किसकी? लार्ज इंटेस्टाइनल में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो अभी आ गई है वो बात, कहां पे? ये रही, हेमाटोमेटस पॉलिप्स थ्रूआउट जीआईटी एसोसिएटेड विद द वेरियस कंजेनाइटल एनोमलीज के साथ में एसोसिएटेड है। तो हम बाय नेम हमारे को पता चल जाएगा कि इट इज एसोसिएटेड विद द जुवेनाइल पॉलीपोसिस। बट जुवेनाइल पॉलीपोसिस में से क्वेश्चन क्या बनता है? इट इज एसोसिएटेड विद द लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइनल। तो हेमाटोमेटस पॉलिप्स जो बनेंगे मेन कौन सा पार्ट रहेगा हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन। तो कोई कंफ्यूजन मत रखना, प्यूस जगह में हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन मोर फ्रीक्वेंटली, और जुवेनाइल पॉलीपोसिस में हमारा मिलता है हमारे को लार्ज इंटेस्टाइन। प्यूस जगर की अगर बात करें, जैसे कि अभी आपने देखा था, म्यूकोक्यूटेनियस पिगमेंटेशन अलोंग विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ द एब्डोमिनल पेन एंड एनीमिया सजेस्टिव ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ द पीजे सिंड्रोम। अब पीजे सिंड्रोम में आपको पता चल गया कि तीन चीजें एसोसिएट करती है, म्यूकोक्यूटेनियस पिगमेंटेशन, सेकंड जीआईटी सिम्टम एंड थर्ड वन इज द एनीमिया। ओके, तो जहां पे भी आपको लगे कि हम म्यूकोक्यूटेनियस पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, जीआईटी सिम्टम की बात कर रहे हैं, देन
एनीमिया की बात कर रहे हैं तो वहां पे वो किस चीज का डायग्नोसिस पूछना चाह रहा है, प्यूस जैगर सिंड्रोम का डायग्नोसिस पूछना चाह रहा है। तो इसी तरीके से आपको अ केस विद दिस एज एंड दिस एंड फीमेल एंड ऑल हिस्ट्री ऑफ दी फ्यूज पॉजिटिव, तो वो सारा चीजें अल्टीमेटली क्या पूछना चाहेगा, डायग्नोस्ड केस ऑफ, आंसर क्या करना है, पीजे सिंड्रोम। एंड पीजे सिंड्रोम इज ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, फैमिली हिस्ट्री इज ऑफन पॉजिटिव, तो फैमिली हिस्ट्री यहाँ पे प्रेजेंट मिलती ही मिलती है। अगर बात करें म्यूकोक्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट की, तो म्यूकोक्यूटेनियस पिगमेंटेशन मिलेगा। और अगर जीआईटी की बात करें तो जीआईटी पॉलिपोसिस के अंदर मैंने जैसे पहले भी बताया था, फ्यूज जैकेट की बात कर रहे हैं तो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइनल पार्ट में सबसे ज्यादा पॉलिप्स मिलेंगे, हेमाटोमेटस पॉलिप्स जो रहते हैं। और अगर नियोप्लेजिया की बात करें तो नियोप्लेजिया सीन इन दी ओवरी, ब्रेस्ट, पैंक्रियास, ये मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब जो इससे क्वेश्चन बनता है फ्यूज जैगर सिंड्रोम से, और वो क्वेश्चन क्या से बनता है वो अपने को पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनता है हमारा कि सिंगल single most important prognostic factor for the for the colorectal carcinoma, for the colorectal carcinoma, आंसर क्या जाना चाहिए, स्टेज ऑफ द डिजीज। बट अगर बात कर रहे हैं कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर की बात करें, एक सिंपल वर्ड जोड़ दिया इन्होंने, इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट वर्ड अगर जोड़ते ही आंसर क्या बन जाएगा हमारा, लिम्फ नोड स्टेटस। तो सिंगल इंडिपेंडेंट की अगर बात करें तो वहां पे बनेगा हमारा लिम्फ नोड स्टेज एंड, और अगर बात करें कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में तो वहां पे स्टेज ऑफ द डिजीज, क्योंकि स्टेज ऑफ द डिजीज में हम कई सारी चीजों को कवर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को। तब एक चीज बनती है हमारी पेनक्रियाटाइटिस से, और पेनक्रियाटाइटिस के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो है रेंसन क्राइटेरिया। और पहला क्वेश्चन यही बनता है कि रेंसन क्राइटेरिया इज यूजफुल इन पेनक्रियाटाइटिस, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन हुआ। सेकंड बनता है डीप क्वेश्चन कि रेंसन क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। ठीक है तो at the time of the admission and during initial 48 hours, ओके, तो रेंशन क्राइटेरिया क्या शो करता है, प्रोग्नोसिस ऑफ द एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, प्रोग्नोसिस कैसा है। तो एट द टाइम ऑफ द एडमिशन की अगर बात करें तो एज ग्रेटर देन 55 ईयर ऑफ एज, lymphocyte count, lymphocytosis means greater than 16 IU per liter, hyperglycemia greater than 200 mg per dl, serum LDH level greater than 400 IU, and serum AST greater than 250। तो ये 5 कंडीशंस को हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे प्रोग्नोसिस कैसा बन रहा है। रेंसन क्राइटेरिया में एज, ल्यूकोसाइट, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल, एलडीएच एंड एएसटी, ये 5 चीजें देखी जा रही हैं। बट ड्यूरिंग इनिशियल 48 आवर ट्रीटमेंट किया तो क्या हो जाना चाहिए, फॉल इन द हेमाटोक्रिट वैल्यू ग्रेटर देन 10%, फ्लूइड डेफिसिट ग्रेटर देन 4000 ml, हाइपोकैल्सीमिया लेस देन 8% mg per dl। हाइपोकैल्सीमिया कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलेगा वहां पे आपको ऑप्शन में, बट अपने को टिक क्या करना है, हाइपोकैल्सीमिया। देन हमारा क्या बनता है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोक्सीमिया ग्रेटर देन लेस देन 5 mg per dl। देन increase BUN greater than 5 mg per dl। Last one is the hypoalbuminemia, albuminemia less than 3.2 gram per dl, 3.2 ग्राम पर dl। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमारे को रेंसन क्राइटेरिया में पता होने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि
जैसे कि अगर रैंसन क्राइटेरिया से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे को डायग्नोसिस और एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कर रहे हैं तो हमारे को क्या पता होना चाहिए, सीरम माइलेज लेवल। और ये इस तरीके से मान लीजिए बेड टेस्ट है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये हमारे को पता रहेगा कि इसका प्रोग्नोसिस कैसा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है कौन सा पोर्शन, जीआईटी का एक पोर्शन। ओके, जीआईटी का एक पोर्शन कंप्लीट होता है और जीआईटी का एक पोर्शन में आपका कौन कौन से पार्ट हो गए, इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ओके, अब कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो कि हमारी किससे रिलेटेड होती हैं। जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास में शायद तक कितना टाइम होगा, 10 मिनट होंगे। हमारे को जो चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि हम नेक्स्ट लिवर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लिवर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए और वो चीजें किससे रिलेटेड होगी, जिसको हम बहुत इजीली छोड़ देते हैं। हमारे फर्स्ट ईयर की बात करो या सेकेंड ईयर की बात करो, और वो टॉपिक कौन सा है, एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस। क्योंकि मैं इसको वैसे तो जीआईटी के इनिशियल फेज में ही करा देता हूँ, बट आपको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ जिससे कि आपको ये टॉपिक हार्ड नहीं लगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं एसिड बेस बैलेंस को। नॉर्मल बॉडी पीएच कितना होता है, अब आपको इंटरैक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें तब तक नहीं समझ में आएंगी जब तक कि आप इंटरैक्टिव नहीं होंगे। तो मैं आपका चैट बॉक्स ऑन करके रख रहा हूँ कि आप चीजों को चैट बॉक्स में साथ के साथ टाइप करते रहें और मेरे को पता रहेगा। नॉर्मल बॉडी पीएच, आंसर प्लीज। टुवर्ड्स एल्कलाइन और टुवर्ड्स एसिडिक, टुवर्ड्स एल्कलाइन, गुड। तो आंसर क्या बनेगा, हमारे को पता होना चाहिए 7.34 टू 7.44। तो ये बेसिक चीज है जो हमारे को पता होनी चाहिए कि बॉडी पीएच कितनी है। और आपको सबको पता है जैसे बॉडी बीपी को रेगुलेट करती है कि, या हमारे वाटर लेवल को मेंटेन रखती है बाय आरई सिस्टम, इसी तरीके से बॉडी की पीएच लेवल इसी रेंज में रहे तो इसके लिए क्या सिस्टम काम करेगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म काम करेगा। तो जैसे आपको आरई सिस्टम का सारा गणित पता है, अगर नहीं पता है तो आरई सिस्टम का पूरा गणित मैं कब बताऊंगा आपको, किडनी के अंदर बताऊंगा। किसमें बताऊंगा, किडनी के अंदर। बट अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल बॉडी पीएच की, तो वहां पे नॉर्मल बॉडी पीएच अगर 7.34 टू 7.44 के बीच में मेंटेन कर रही है, तो कुछ भी कंडीशन हो, आइदर एसिडिक फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा हो या एल्कली फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा हो, तो बॉडी को पीएच इसके बीच में ही मेंटेन रखनी है। तो टू मेंटेन दी बॉडी पीएच, नेक्स्ट, टू maintain the body pH, there are compensatory mechanisms.
अब वो मैकेनिज्म कौन कौन सी है वो सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब उन मैकेनिज्म्स के अंदर फर्स्ट मैकेनिज्म जो आती है वो आती है केमिकल बफर। किस तरीके से केमिकल बफर काम करता है हमारी बॉडी पीएच मेंटेन के लिए, केमिकल बफर्स। और इसके अंदर ये याद रख लो कि ये काम करते हैं इमीडिएट। जैसे ही कुछ पीएच इम्बैलेंस होता है तो सबसे पहले जो काम करेगा वो कौन रहेगा, केमिकल बफर्स। एंड केमिकल बफर्स किस तरीके से इमीडिएटली वर्क करते हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट केमिकल बफर जो आता है, जो आप सबको पता है, वो कौन सा है, बाइकार्बोनेट। कौन सा है, बाइकार्बोनेट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको, इसको हम जानते हैं बाइकार्बोनेट बफर। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल बफर कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल बफर कहलाता है। होता किस तरीके से, किस तरीके से वर्क करता है, सिंपल फंडे में समझने की कोशिश करना, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। बाइकार्बोनेट जब भी हमारा ब्लड में एसिडिक लेवल बढ़ने लगेगा, मींस दी हाइड्रोजन आयंस बढ़ने लगेंगे, तो हाइड्रोजन आयन किससे कंबाइन हो जाता है या अपटेक किससे हो जाता है, बाइकार्बोनेट से। तो बाइकार्बोनेट एक इनस्टेबल कंपाउंड बनाता है और उसका नाम क्या है, H2CO3। तो H में H प्लस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, जो कि अनस्टेबल है। वो वापस से जब भी बॉडी पीएच नॉर्मल लेवल पे आने लगेगी तो ये वापस से टूट जाएगा और बाइकार्बोनेट वापस से रिलीज हो जाएगा और एच आयन वापस से रिलीज हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है ना। तो एक साइड में आपको देखने को मिल रहा है एसिडिक फॉर्मेशन और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है अपने को एल्कलोसिस फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो जहां पे भी हमारी बॉडी लेवल में एसिडिक फॉर्मेशन एसिडोसिस होगा तो जो H प्लस है वो कंबाइन किससे कर जाता है, जो भी सॉरी सबसे पहला इंपॉर्टेंट बफर जो है बाइकार्बोनेट बफर। तो बाइकार्बोनेट किसको ग्रैप कर लेता है, H प्लस को। H प्लस आयन ग्रैप हो जाता है और वो वीक एसिड बना लेता है, क्योंकि H प्लस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस तरीके से हमारा एक एसिडिक मीडियम को वापस नॉर्मलाइज करता है हमारा बाइकार्बोनेट। इसी तरीके से देखिए केमिकल बफर का दूसरा पॉइंट, केमिकल बफर का दूसरा पॉइंट ध्यान से समझने की करना कोशिश, प्रोटीन। प्रोटीन बफर, प्रोटीन बफर्स में दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा होता है, एमाइन ग्रुप। एंड सेकेंड ग्रुप होता है हमारा कार्बोक्साइल ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप। एंड आप सबको पता है एमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्साइल ग्रुप, एमाइन ग्रुप आर दी बेस एंड कार्बोक्साइल ग्रुप आर दी एसिडिक एसिड, ओके। तो एक बेसिक फंडा लिखो, ये हटा देता हूं चैट बॉक्स अभी के लिए। इफ देर इज लो पीएच, लो पीएच का मतलब समझ में आ रहा है, इफ देर इज लो पीएच, लो पीएच मीन्स द एसिडोसिस, एसिडोसिस, देन क्या होगा, हमारा जो एसिड है, एक्स्ट्रा एसिड है, वो किससे जाके जुड़ेगा, हमारा एमाइन ग्रुप से। किससे जाके जुड़ेगा, एमाइन, क्योंकि एसिड किससे जुड़ेगा, हमेशा बेस से जुड़ेगा। तो इस लाइन को लिखा जाता है इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ, इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन विथ H प्लस। एंड इसका जस्ट अपोजिट, इफ देर इज इंक्रीज pH, increase
pH means alkalosis. So whenever alkalosis occur, then increase the binding with the कार्बोक्साइल ग्रुप, क्योंकि बेस किसके साथ जुड़ेगा, एसिड के साथ में जुड़ेगा, with the carboxyl group means the calcium. Okay. Dr. Nader, 5 minutes left to end the session. Okay. ठीक है, हम एक 10 मिनट का ब्रेक रख लेते हैं, जिसके अंदर हम टी ले सकते हैं। तो एक 10 मिनट्स ब्रेक रखेंगे, तो 5 मिनट के बाद में कितना टाइम हो जाएगा, 3:55 पे कंप्लीट हो रहा है, तो 4 o'clock से हम स्टार्ट करेंगे। तो 4 o'clock से हमारी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, 40 मिनट्स कंटिन्यू रहेगी वो फिर। ठीक है, लास्ट सेशन रहेगा 4 PM से, हमारा लास्ट सेशन है आज की क्लास का। ठीक है। हम बात कर रहे थे एल्कली। तो आपको केमिकल बफर में पहला बफर समझ में आ गया, बाइकार्बोनेट बफर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर। देन सेकेंड बफर इज द प्रोटीन बफर, जिसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं, एमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्साइल ग्रुप। whenever acidosis occur, amine group attach with the hydrogen plus, and whenever alkalosis occur, carboxyl group attach with the calcium. Okay, then next केमिकल बफर में थर्ड बफर कौन सा है? थर्ड बफर है हीमोग्लोबिन बफर। ओके। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, होता किस तरीके से है, क्या सारी चीजें चलेगी। दिस इज द ब्लड, एंड ब्लड के अंदर ये जो पोर्शन मैं बता रहा हूं, वो पोर्शन है आर्टीरियल पोर्शन, या आर्टीरियोल्स जो बोलते हो आप लोग, आर्टीरियल पोर्शन लिख रहा हूँ। एंड आर्टीरियोल्स कनेक्ट रहती हैं किससे, वेन्यूल से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वीनस साइड। ठीक है, आपको समझाने के लिए चीजों को समझा रहा हूँ कि ये आर्टीरियल साइड है और ये वीनस साइड है। ब्लड वेसल्स यही है, सिंगल ब्लड वेसल्स है। ये यहाँ तक का पोर्शन, ये मान लीजिए, ये हाफ कर देता हूँ। ये कौन सा पोर्शन है, आर्टीरियल पोर्शन, और नीचे वाला कौन सा हुआ, वीनस पोर्शन। तो वीनस पोर्शन में आने से पहले क्या होगा, हमारा जो हीमोग्लोबिन के साथ में कौन अटैच रहता है, हमारा ऑक्सीजन। ठीक है। आई थिंक हमारे पास में लेस देन 1 मिनट है, तो हम वापस से हमारी क्लास को आज 4 बजे से स्टार्ट करते हैं, 4 PM से। तब हमारे को ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा कि हीमोग्लोबिन बफर एंड बोर्स इफेक्ट किस तरीके से वर्क करता है, तो हमारा ये टी ब्रेक है 10 मिनट्स का, तो 10 मिनट्स बाद में मिलते हैं। ओके, तो एंड दिस सेशन विद दिस एंड reconnect at 4 PM.